स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा चैप्टर 5 पढ़ना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू चल रहे हैं। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। आप टेलीग्राम लिंक भी है, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो पहला वीडियो हिस्ट्री का अवश्य देख कर आएँ। हिस्ट्री जियोग्राफी दोनों एनसीईआरटी चल रही हैं और सभी कराई जाएंगी 6, 7, 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। और 11-12 में भी कई बुक्स होती हैं जो आपको जनरली पता भी नहीं होता है कौन सी बुक है कौन सी नहीं, वह सब भी कराई जाएंगी। आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर हमें इन्वायरमेंट के लिए पढ़ने होते हैं, वह भी कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी या आरओ एआरओ या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप एक सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में, आप चैनल पर भी विजिट करें तो अच्छा लगेगा। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का, आप अवश्य देख कर आए अगर आप नए हैं तो। फायदे नुकसान, इसका सीरीज का उद्देश्य, ये सब पहले वीडियो में मैंने बताया है। 10 मिनट स्टार्टिंग के बहुत बढ़िया हैं, आप देख कर आएंगे तो अच्छा रहेगा, समय बर्बाद नहीं होगा बार बार बताने में। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे पहले हमने 4 चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। ठीक है, चौथे चैप्टर में हमने वेद और इनाम गांव की बात की थी। ठीक है, उससे पहले चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग नगरों की बात की थी। और इनकी जो क्विज सीरीज है वह भी चल रही है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और इधर भी पोस्ट और कम्युनिटी पोस्ट पे चल रही है चीज़ें। कैसे राज्य बने आज हम देखते हैं कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, हमारा इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, ये सब कॉन्टिनेंट है। इससे पहले ये सब नहीं थे, तो वो हम जियोग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, जियोग्राफी के बाद हिस्ट्री में आज के देश कैसे बने, आज की संवैधानिक व्यवस्था कैसे आई, शुरुआत कहाँ से हुई, क्या हमें हमेशा राजा थे या हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलते थे, कैसे का सिस्टम चलता था। आज जो उत्तर प्रदेश बना, वो उत्तर प्रदेश कैसे बना, इससे पहले उत्तर प्रदेश क्या था, तो बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। पढ़ते हैं। जो नए हैं उन्हें बता दूं, मैं अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करूं तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो सीधे क्वेश्चन बनेगा। चुनाव का दिन, जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 की जगह 75 वर्ष आप कर सकते हैं। 75 वर्ष से हम चुनाव करते आ रहे हैं, लेकिन शासक उन्होंने बोल दिया समझाने के लिए। लेकिन आजकल हमारे जो भी लोग होते हैं वो शासक नहीं होते हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ समझाने के लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत लोग शासक कैसे बनते थे, पहले लोग शासक कैसे बनते थे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, कोई राजा है मान लो, ठीक है, क्या इसमें लिखा ही होगा, पढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। मान लो ये मेरा राज्य था पहले, ठीक है, ये किंगडम मेरा है, राज्य, मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने सोचा कि आसपास और भी राज्य हैं, कहाँ तक सबसे लड़ाई करूँगा।
इसको लड़ाई करो कैप्चर करो, इसको लड़ाई करो कैप्चर करो, उसको लड़ाई करो कैप्चर करो। बहुत नुकसान भी होगा और बहुत दोनों को नुकसान होगा, दोनों की सेनाएं मारी जाएंगी, दोनों का इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा है, मैं एक यज्ञ करता हूँ, जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। अब इसमें मैं एक घोड़ा छोड़ूंगा, तो घोड़ा छोड़ूंगा, अब वो घोड़ा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा दौड़ता रहेगा। तो जिस एरिया के बाउंड्री घोड़ा बनाएगा, उस एरिया के अंदर अगर कोई राजा सोचेगा कि वह शक्तिशाली है, तो वह उस घोड़े को पकड़ लेगा, और उस घोड़े को पकड़ते ही ये जो राजा है वो जाकर उस राजा से युद्ध लड़ेगा। जब युद्ध लड़ेगा तो उसमें जो भी विजेता होगा वह शक्तिशाली माना जाएगा और वो पूरे राज्य का उत्तराधिकारी हो जाएगा। उत्तराधिकारी ना कहें, अधिकारी कहें तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर मान लो इन राजाओं ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा, उन्हें लगा कि यार ये जो यज्ञ कर रहा है राजा, ये सच में बलशाली है, स्ट्रांग है, अगर मैंने घोड़ा पकड़ा तो मुझे युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध में तो मैं हार ही जाऊंगा, इससे बेहतर है कि मैं संधि कर लूँ। मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वेलेजली की सहायक संधि याद आती है। वेलेजली की सहायक संधि क्या थी वह भी हम आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या था कि वेलेजली ने जो छोटे छोटे हमारे यहाँ राज्य थे, हैदराबाद हो गया, मराठा हो गया या सिंध हो गया, उन सबको ये कहता था कि देखो ऐसा है, हम तुम्हें युद्ध में हराएं, तुम्हारा भी नुकसान मेरा भी नुकसान, ऐसा करो तुम अपने यहाँ जैसे राजा हो वैसे ही रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे अपना सुपीरियर मान लो, आपकी जो सेनाएं हैं वह ख़त्म करके मेरी सेनाओं को रखो, और आप उसके बदले मैं आपकी सेना रखूँगा, मैं आपको सुरक्षा दूंगा, आप उसके बदले मुझे रुपया दे देता है साल का इतना जो भी उसका हो, और मैं आपके इंटरनल मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा। यानी आप सिक्योरिटी अपनी हमें दे दो, बाकी आप विदेशों से अगर कोई जैसे फ्रांस और डच वगैरह उस समय थे, तो अगर विदेशों से आप कुछ लेन देन कर रहे हो तो मैं उसकी देख रेख थोड़ा देख लूँगा, बाकी आप अंदर कितना टैक्स ले रहे हो, किसानों से क्या कर रहे हो, व्यापारियों से क्या कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, कुछ मुझे मतलब नहीं है। ये कहा जाता था सहायक संधि में। तो ये राजा भी सोचते थे कि यार अंग्रेजों से, ईस्ट इंडिया से खतरा मोल लेना सही नहीं है, इससे अच्छा है कि हम इतना रुपया पर मंथ, जैसे आजकल कह सकते हैं वो क्या कहते हैं, हफ्ता हफ्ता वसूला जाता है ना, कि दुकान अगर खोलनी है तुम्हें, अब तो नहीं है लेकिन हाँ फिल्मों में देखा है कि दुकान अगर खुली रखनी है तो मुझे हफ्ता दो, हफ्ता दोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर कोई बाहर से भी तुम्हें मारने आ गया तो मैं होंगी। सेम ऐसा ही यहाँ भी कहीं ना कहीं लिंक कर सकते हैं। हालांकि ये सब सेम नहीं है, सबकी अपनी अपनी कहानी है, लेकिन हम समझने के लिए ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फिर हम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो घोड़ा दौड़ता था, जिस एरिया में घोड़ा दौड़ेगा वह सब एरिया अब इनका हो जाएगा, सभी राजा इनके अंडर में हो जाएंगे। वो राजा भले अपने एरिया में सब काम करें, लेकिन जो बड़ा राजा है उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, बल्कि उनके देख रेख में ही काम करेंगे। अब ये स्वायत्त नहीं रह जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्र को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। यानी सिर्फ किंग या राजा नहीं करता था, बल्कि उसकी रानियां और पुत्रों को भी अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। जैसे आज भी घर में अगर कोई यज्ञ हवन होता है तो मेहमान आते हैं तो वो इधर उधर बैठे रहते हैं, सारा काम वहाँ बैठा यजमान जो होता है, जो पूजा करा रहा होता है, जो घर का मुखिया होता है वही करता है, बाकी सब देख रहे होते हैं। सेम यहाँ राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखी तो अवश्य देख कर आएँ। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, विष अथवा विष
वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वह कौन कौन से वर्ग में शामिल थे। अब आते हैं वर्ण। ये भी बहुत चर्चा में रहता है, वर्ण क्या होते हैं। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन, व्यापार था। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें लिखी भी हुई हैं। कहीं पे लिखा हुआ है कि जन्म से नहीं है, मतलब कर्म के अनुसार। जैसे आज वकालत करने वाला वकील होता है, पढ़ाने वाला मास्टर होता है और व्यापार करने वाला व्यापारी होता है, वैसे पहले भी कर्म से था। ये वैदिक पीरियड में कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे समस्याएं उत्पन्न हुई, धीरे धीरे चीज़ें बदली और आगे चलकर कर्म से बदलकर जन्म के आधार पर कहानी चलने लगी। ठीक है, जैसे आज वकील का लड़का वकील नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है। वैसे पहले भी नहीं होना था, कर्म के आधार पर ही चीज़ें चलनी थी, लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते वैसे कहा जाता ना, जैसे आजकल भी अगर हम देखें तो आपने कई जगह देखा होगा, विधायक जी की उम्र हो जाती है तो उनका लड़का ही विधायक बनना शुरू कर देता है। आपने कई एग्जाम्पल में देखा होगा। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी में से एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ना देश की बड़ी एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, जबकि छोटे छोटे स्टेट के छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे विधानसभाओं में भी हमने देखा है कि भाई साहब विधायक थे, उनकी एक उम्र हो गई तो अपने लड़के के लिए वोट मांगने लगे। और जनता भी इतनी प्यारी है कि वो पहले से ही उनके लड़के की भी जिंदाबाद करना शुरू कर देती है, यानी वो मान लेती है कि विधायक जी हैं, इनका लड़का ही आगे चलकर विधायक बनेगा। तो ये आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है, जो कि गलत है। सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में विधायकी आ गई तो अब आपके घर में ही रहेगी। आप कई नाम ऐसे जानते होंगे जो हमेशा से विधायक हैं, फिर उनके सांसद भी, मंत्री भी, उनके लड़के भी सांसद विधायक हो गए। तो ठीक है, लेकिन आप ये मेंस के लिए चीज़ें ज़रूरी होती है ना, जैसे यही क्वेश्चन आ जाए हिस्ट्री का तो हम उसको लिंक कर सकते हैं यहाँ से, प्रेजेंट से। अभी आपने देखा होगा, मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लिंक भी हो रही। जैसे हमने यहाँ अश्वमेध यज्ञ देखा तो कहीं ना कहीं हमने उसको सहायक संधि से भी लिंक करने की कोशिश की, उसके बाद भी लिंक करने की कोशिश की। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन लिंक आवश्यक है। और आप खुद बताइए कमेंट करके कि आप अगर पढ़ते तो इतना सब लिंक कर पाते कि हाँ इसको प्रेजेंट से भी लिंक कर सकते हैं, इसको वहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। खैर, कमेंट और लाइक तो आप कर ही दिए होंगे। एक आता है चित्रित धूसर पात्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ठीक है, ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है चित्रित धूसर पात्र मिले हुए हैं। जनपद, तो मैंने पिछली वीडियो में जन बताया था और वहाँ बताया भी था कि जन से ही जनपद बना है। ठीक है, तो जन लोग हुआ करते थे और जनपद जहाँ लोग रहते हैं, जो आगे चलकर आज डिस्ट्रिक्ट बन गया, जिला बन गया। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। हमने कल देखा था, पहले क्या होता था, कुछ लोग रहा करते थे पूरा एरिया में, उन लोगों में से एक व्यक्ति को चुनकर राजा मान लिया जाता था कि वो ये सब देख रेख करेगा। जो भी समझदार होता था, जो भी ठीक इंसान होता था उसे। तो पहले ये जो राजा होता था, ये मुखिया जो होता था, वो लोगों का मुखिया होता था, लोगों के ऊपर शासन करता था, ये कह सकते हैं। और शासन नहीं भी करता था, बल्कि देख रेख चीज़ें ज़्यादा करता था। शासन कहना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वह व्यक्तियों का राजा नहीं है, बल्कि एक एरिया का राजा है, एक क्षेत्र का राजा है। जैसे इस समय विधानसभा होती है तो वो एक क्षेत्र की विधानसभा है। ठीक है, ऐसे ही तो दोनों में अंतर क्या है। वैदिक काल में क्या था, जन, लोग,
लोगों का राजा होता था। अब यहाँ क्या हो गया, एरिया का राजा हो गया, क्षेत्र का राजा हो गया। तो आप ये लिंक बिठाते रहिएगा दिमाग में, अपने कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिएगा। लिंक बहुत ऐसा स्टेटमेंट बना के यूपीएससी फंसाने का प्रयास करती है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह, जो मैंने बोला लोग जहाँ रहते हैं जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एटा के पास अतरंजी खेड़ा और मेरठ के पास हस्तिनापुर, इनमें के प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों अन्य जानवरों को पालते थे। गेहूं, चावल, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों ये तो पहले से ही उगना शुरू हो गए, तो अब इसे हम बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। हमें पहले से पता है कि ये सब चीज़ें पालतू जानवर और गेहूं दाल चीज़ें सब हो गई। बस यहाँ क्या लिखना है, झोपड़ियों में लोग रहते थे, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। हाँ, पता नहीं ना कि पहले क्या झोपड़ियों में रहते थे लोग, या पहले बढ़िया सा इंडस वैली सिविलाइजेशन में घर बने हुए थे। तो अब ये भी दिमाग लगाओ, घर बनने के बाद झोपड़ियाँ बन गई। आजकल क्या होता था, आप देखे होंगे बचपन से, जहाँ झोपड़ी थी, जहाँ कच्चे मकान थे, आज वहाँ पक्के मकान बन रहे हैं। हम कच्चे मकान से पक्के मकान की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बढ़िया मोहनजोदड़ो और लोथल, कालीबंगा, यहाँ सब मकान थे, और अब झोपड़ी बन गई। ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी अगर कहें तो ये भी आगे पढ़ेंगे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? अब ये आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आप 3 चैप्टर 3 देखिए जाकर, और फिर ये चैप्टर देखिए। चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। पहले क्या इनमें से कोई ऐसी चीज़ थी जो उगाई नहीं जा रही थी? तो आप चावल गेहूँ तो अलग कर लोगे, धान चावल एक ही चीज़ है, जौ भी स्टार्टिंग से ही है। अब इनमें आपको डिफरेंस करना है कि क्या इसमें से कोई पहले थी या नहीं। मुझे तो पता है, लेकिन आप देखिए, और यही लिंक लगाना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, जबकि यहाँ जो फंसाया जाएगा यूपीएससी के द्वारा वह यहीं फंसाया जाएगा। स्टेटमेंट सीधे अगर ये आ जाए, चावल गेहूँ धान जौ दालें गन्ना तिल सरसों जैसी फसलें सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, आप चावल गेहूँ धान पढ़ते पढ़ते टिक कर दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा इसमें एक ऐसी फसल भी है जो वहाँ नहीं थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। पहले क्या धूसर होते थे कि केवल लाल रंग के होते थे और ब्लैक कलर से डिजाइन होती थी? इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं द्वारा ज्यामितीय आकृति के रूप में है, जैसे ये बना दिया ऐसा कुछ। अब आप कुछ महाजनपद देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 2500 साल पहले, 2500, ये चीज़ याद रखिएगा, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी एक होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, इनके चारों लकड़ी ईंट पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई। अब इस मैप को बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन इस बार भी आए हैं। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि यहाँ दिया नहीं है। उन्होंने पूछा था अस्मक किस नदी पर है, उन्होंने दिया था कौशल सरयू नदी पर है या नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना है। मैप को बड़ा करना है, हमें ऊपर के मेनली देखने हैं, तो हम ऊपर ही ले आते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। एक हम इधर से चलें तो एक हमें देख रहा है गांधार, ठीक है। कौन सी नदी पर है, अगर हम हाईलाइट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। गांधार
इस नदी पर, ये लिखते रहना आप, तक्षशिला, कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कौशल, कौशल इस साल पूछा गया था, अवंती, उज्जैन, कौशाम्बी, राजगृह, वैशाली, मगध, पज्जी, अंग। ये इतने शब्द दिए गए हैं। कुछ महाजनपद हैं, कुछ उनके नगर हैं। ठीक है, तो इतनी शहर हमें याद रखने हैं। अब एक बार इसको मिटा के हम ढंग से देख लेते हैं कौन राजधानी है और कौन राज्य है। एक राज्य है अवंती, ये किस नदी पर है? चंबा नदी पर है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वह उज्जैन है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। बाद को इसकी राजधानी महिष्मती की गई थी प्रद्योत के द्वारा। ठीक है, प्रद्योत के द्वारा बाद को महिष्मती राजधानी की गई थी। लेकिन अभी हमें क्या याद रखना है? अवंती उज्जैन की राजधानी है। दूसरा हम चलें अगर, तो गांधार, गांधार की राजधानी आपको तक्षशिला मिलेगी। आप नोट करते रहें। और झेलम नदी पर है, या झेलम नदी के पास है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, गांधार, तक्षशिला, अवंती की उज्जैन हो गई। अब आगे चलते हैं कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, क्या होगी? इंद्रप्रस्थ। आप लिखते रहें तो बेहतर रहेगा। कुरु की राजधानी हो गई इंद्रप्रस्थ। ठीक, अब अगला नाम है कौशल। कौशल, कौशल की राजधानी होगी साकेत। साकेत, ठीक है, कौशल की राजधानी का साकेत। साकेत से पहले आप लिख लीजिए श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। साकेत इसकी राजधानी किसने बनाई थी? प्रसन्नजित ने बनाई थी। प्रसन्नजित। ठीक है, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी पहले, बाद को साकेत हो गई। साकेत राजधानी किसने बनाई? प्रसन्नजित ने बनाई। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे अगर हम चलें तो मगध, सबसे बड़ा किंगडम जो निकल कर आया इन सबको हराकर, मगध। अब इसकी राजधानी भी आप लोग नोट कर लें। एक है राजगृह, दूसरी इसकी बाद को राजधानी बनी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई थी? भाभी इंपॉर्टेंट है, उदयन ने। उदयन, ठीक है, उदयन हर्यक वंश का राजा था, उसने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई। उसके बाद वैशाली राजधानी बनी। क्या राजधानी बनी? वैशाली। ये किसने बनाई? शिशुनाग। शिशुनाग, ये सब मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले के लोग हैं। शिशुनाग नाग वंश का शासक था। ठीक है, और इस शिशुनाग ने वैशाली राजधानी बनाई थी। इसी शिशुनाग वंश में एक कालाशोक राजा था जिसने अवंती को हराया था। यानी यहाँ कालाशोक राजा था मगध में, उसने अवंती को हरा के कैप्चर किया था। ये आगे हम पढ़ेंगे। बाकी अभी आप राजधानी नोट कर लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तभी ये वैशाली लिखा हुआ, मगध की राजधानी बाद को वैशाली हो गई, शिशुनाग ने उसे बनाया था। अब हम चलते हैं, अगला नाम है वज्जी। वज्जी की राजधानी आप नोट करेंगे, वज्जी अगर कहें तो गणतंत्र राज्य था। गणतंत्र मतलब यहाँ जो राजा था वह चुना जाता था। वहाँ कई गण थे, उनका एक कह सकते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो राजा हुआ करता था। जैसे आजकल हम अपने देश को होता कहें तो गणतंत्र है हमारा देश, राजतंत्र नहीं है। राजा का लड़का राजा नहीं बन रहा है, बल्कि गणतंत्र है। ऐसे ही एक है अंग। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। ठीक है, ये मगध की राजधानी पहले राजगिरी थी, फिर पाटलिपुत्र, फिर वैशाली हुई। ठीक, ये कौशाम्बी राजधानी है, इसका क्षेत्र नहीं दिया है तो इसका क्षेत्र नोट कर लो। कौशाम्बी राजधानी है। ये किस राज्य की राजधानी थी? वत्स।
वत्स राज्य की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से मिल गई, आप इतनी चीजें नोट कर सकते हो। अब हमें आगे चलें, बाकी जो भी चीजें वो आगे की क्लासेस में मिलती रहेंगी और 11th क्लास में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, लेकिन अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो 11th क्लास में एकदम से बोझ नहीं लगेगा। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था, यानी राजधानी के चारों तरफ किले हुआ करते थे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। जैसे ट्रंप ने अमेरिका के मैक्सिको वाले बॉर्डर पे दीवार खड़ी करने की बात कही है। ये कौशाम्बी की बात है, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। तो ऐसे कुछ बनती थी दीवारें। अब राजा सेना रखने लगे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने पहले देखा होगा, मैंने पढ़ाया भी था पिछले चैप्टर्स में कि सेना नहीं होती थी। ठीक है, सेना नहीं होती थी। अब सिपाहियों को नियमित वेतन भी देकर पूरे साल रखा जाता था, तो नियमित वेतन भी मिलने लगा था। ये सब स्टेटमेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो आहत सिक्कों की बात आ गई। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? दो अंतर बताओ। हमने बताया था पहले के राजा, फिर आप सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर देखिए और ये चैप्टर देखिए। राजा पहले कैसे होते थे, अब कैसे होते थे। पहले चुने जाते थे उन लोगों में से, अब राजा राजा है, वो चुना नहीं जाता है। पहले लोगों पर शासन करते थे, अब क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं। कर की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज हो, सिस्टम है, चलाने के लिए पैसे जरूरत पड़ते थे, हैं और रहेंगे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अपने नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो ये भी स्टेटमेंट सीधे प्रीलिम्स में आएगा। किस पे कर लगाया जाता था? फसलों पर, कारीगरों के ऊपर, पशुपालकों, जानवरों पर भी, व्यापारियों को, सामान पर, आखेटकों, संग्राहकों को। ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे पूछेंगे कि किस पे कर लगाया जाता था, निम्नलिखित में से किस पे कर लगाया जाता था? 1 और 2, 2 और 5, 5 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्यों देते होंगे? अच्छा, क्या देते होंगे? जैसे जो शिकारी है वो क्या देता होगा राजाओं को, अब आप बताओ। तो हो सकता है वो जंगल से कोई चीज लेकर आया, शहद लेकर आया, तो राजा को भी 1 किलो भिजवा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ। कृषि में क्या परिवर्तन हुए? पहले आपने देखा है कृषि कैसी थी और अब कैसी। लिंक बनाते रहते, क्योंकि यहाँ का वहाँ कर देगा, वहाँ का यहाँ कर देगा, स्टेटमेंट हमें लगेगा पढ़े थे कुछ, लेकिन वो इसमें पढ़े थे या इसमें पढ़े थे, वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी पहले लोहे के नहीं बनते थे। सीधे आया स्टेटमेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हल लोहे के बनते थे, तो क्या सही होगा? अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। धान के पौधों का रोपण अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। धान हमारे यहाँ कैसे लगाए जाते हैं कि हम छोटे से एरिया में धान बो देते हैं बीज, और वो जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको निकाल कर बड़ी सी एरिया में लगा देते हैं। तो पहले धान बीज से उगाए जाते थे, पूरे खेत में बीज बो दो,
लेकिन बाद में लोगों ने धान रोपण करना शुरू किया। जो आज की व्यवस्था है वह यहीं से शुरू हुई, ये कह सकते हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। क्या तुम बता सकते हो राजा इन पर्वतों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा उन्हें टैक्स मिलेगा, ये भी कह सकते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं कुछ राज्यों का, तो मगध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किंगडम निकल कर आया। मानचित्र 4 में अभी हम मगध ढूंढकर आए। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी नदियां? गंगा और यमुना नहीं। सिंपल सिंपल से स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन हम पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं, वही फंसा दिया जाता है। आप बताइए, आपको स्टेटमेंट सीधे मिलता है गंगा और यमुना, आप वहाँ सही करते हैं? सही कर देते, जबकि गंगा यमुना नहीं, गंगा सोन है। और सोन कहाँ से निकलती है? मैंने जियोग्राफी में पढ़ाया है आपको, आप बताइएगा। अगर आप जियोग्राफी की एनसीईआरटी नहीं देख रहे तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, आप देखिए जाकर। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो नदियां हैं। यातायात का मतलब क्या? यानी वाटर के ऊपर नाव के द्वारा भी हम लोग यातायात करते थे। जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बना, सिंपल है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, जो छत्तीसगढ़ वाला था, सॉरी झारखंड वाला था, वो कह सकते हैं। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यानी हाथी भी सेना में होते थे। आप जो भी हाईलाइट करो वो इम्पोर्टेंट ही है। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें झारखंड में है। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थी। एक क्वेश्चन आता है, मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? आप इस पे 10 पॉइंट लिखकर उसका फोटो खींच के कमेंट सेक्शन में डालिएगा। प्रीलिम्स नहीं, मेंस। मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, एक तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद, ये नंद वंश का शासक था। एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण को इस क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला रखा था, यानी उत्तर पश्चिम तरफ गए थे। बिहार में राजगृह, इस समय जिसका नाम राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मैंने पिछले पेज में बता दिया आपको, मैप वाले में। 2300 साल से पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, तो महापद्मनंद और घनानंद दोनों नंद वंश के संस्थापक थे, सॉरी नंद वंश के शासक थे। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था। यही लोग थे जब सिकंदर आया था, और कहा जाता है इनसे डरकर चला गया था। पूरी तरह सफल ना होने पर यह एक कारण था, चला गया था कहा जाता है, बाकी और भी कारण थे। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। सीधे स्टेटमेंट आएगा, सिकंदर सतलज नदी के किनारे तक पहुंच गया था? नहीं, व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने, और बढ़िया कहें तो सिकंदर गंगा नदी के किनारे तक पहुंच गया था। तो आपको याद रखना है, गंगा नदी नहीं, व्यास नदी है। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। मतलब सिकंदर ये सोचकर आया था कि जैसे सब हैं वैसे यहाँ भी लोग होंगे, लेकिन यहाँ आकर उसने देखा कि नंद वंश के पास तो पैदल भी हैं, सैनिक रथ पर भी हैं, हाथियों पर भी हैं, घोड़ों पर भी, मतलब देख के दंग रह गया। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लिखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? अंतर एक पेज पे नोट करते रहना। 4-5 अंतर हो चुके हैं जब से चैप्टर पढ़ना शुरू किया। यही कहते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए, लिंक मिला मिला के। अब दूसरा क्षेत्र है वज्जी, दूसरा जनपद है वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। बाद में पाटलिपुत्र की, सॉरी मगध की भी राजधानी वैशाली बनी, शिशुनाग ने बनाई थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते हैं। अभी हमने पढ़ा, गढ़ या संघ में कई शासक होते थे, छोटे छोटे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था।
सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इसमें बहुत महत्वपूर्ण लाइन ये है, स्त्रियां, दास, कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये सीधे स्टेटमेंट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। एक ऊपर से स्टेटमेंट बनाएगा और एक स्टेटमेंट यह बना देगा कि इसमें स्त्रियां, दास और कमकार, या सिर्फ स्त्रियां कह देगा इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थीं, और आप वहां भांगड़ा करने लगोगे। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक पुस्तक है, उसमें वज्जी संघ का वर्णन है। पुस्तक भी हमसे पूछता है कि यह पुस्तक किससे संबंधित है, तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। हम पीवाईक्यू की सीरीज इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको पढ़ के पता रहे कि क्या पूछा जाता है और कहाँ पर ये जो मैं ये सब बता पा रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट बन सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को कम से कम 20 बार 25 बार पढ़ा है, समझा है। ठीक है, तो आपने अभी 2 बार भी नहीं पढ़ा होगा। तो आप पीवाईक्यू की सीरीज करिए, वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। ठीक है, अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश सबसे पहला वंश था जिसने मगध पर शासन किया। 544 से 412 544 से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था, और बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु। मगध पर 3 वंशों ने शासन किया, एक हर्यक वंश और एक शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा मौर्य वंश आता है, जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आते हैं। तो मेन मौर्य वंश से पहले ये 3 राजा के वंश थे जो शासन करते थे, और हम सीधे मौर्य वंश पता होता है, ये तीनों नहीं पता होते हैं। ठीक है, तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन हर्यक वंश का था। कालाशोक, शिशुनाग शिशुनाग वंश का था, और महापद्मनंद, धनानंद ये नंद वंश के थे। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। किसको भेजा? मंत्री वत्स्यकार। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, अब ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तब तक वज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सफाई करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहर गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये सब अगर होता रहेगा तो वज्जी उन्नति करता रहेगा। वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसा भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ, ये आपका काम है। आप सोचो, पढ़ो, जितना मंथन करोगे उतना यूपीएससी क्रैक करने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। दूसरे के हाथों बना सब मिलता रहेगा तो आप कभी नहीं सीखोगे चीज़ें, तो अपने आप भी सीखिए। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। कई लोग जीतना चाहते थे वज्जी को, लेकिन फिर भी वज्जी डटा रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। कल्पना करो, वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। ये क्वेश्चन आप करना। हम आगे महत्वपूर्ण तिथियां देखते हैं जो कि हर चैप्टर में होती हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले आए। महाजनपद भी 3000 साल पहले लिखे गए। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन, ये दोनों 2300 साल पहले हुआ था। गढ़ या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले हुआ।
कैसा लगा वीडियो आप लाइक कमेंट करते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा। कमेंट भी किया करिए, भले ही अच्छा बुरा कुछ करिए जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। और एनसीईआरटी की सारी क्लासेस आप देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। मैथ की सीरीज आ रही है जल्दी ही, आप कह रहे होंगे कह रोज रहे हैं, आ नहीं रही है। हाँ, लेकिन कुछ टाइम लग रहा है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। बाकी आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और शेयर भी कर दिया करिए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।